रहा था। शिरीन की आंखों में गुस्सा देखकर वो पूरी तरह से डर गया था। शिरीन, मैं इस परिवार का एकमात्र बेटा हूँ। अगर मैं मर गया तो इस परिवार का कोई वारिस नहीं हो पाएगा। श्रवण सिंह चिल्लाता रहा। जब वो चिल्लाया तो वो शिरीन से टकरा गया और वो और ज्यादा विचलित हो गया। शिरीन के हमले शक्तिशाली थे। श्रवण सिंह को लगा कि वो एक बड़े हथौड़े द्वारा पीटा जा रहा है। वो आंगन से बाहर निकला और दीवार से टकरा गया और फिर धीरे धीरे जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह से ढेर सारा खून बह रहा था। शिरीन जल्दी से उसे अपने अंतिम वार से मारने के लिए तैयार हो गई और तेजी से आगे बढ़ी। दोनों परछाइयां अलग अलग दिशाओं से उसके सामने आई और बोली, रुको शिरीन, ये पागलपन रोको। दोनों ने श्रवण सिंह को बचाने की कोशिश की। एक सुनहरी किरण ने उसकी शक्ति को सीमित करने के लिए शिरीन की हथेली पर प्रहार किया और उसकी बाईं पसलियों पर एक और लाल किरण चमक गई। वजीर श्याम सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वर्ण किरण जारी की थी। उन्होंने कई वर्षों तक इस आध्यात्मिक कौशल का अभ्यास किया था और उनकी शक्ति को अब छठे स्तर पर विराजमान किया गया था। बेशक उनकी युद्ध कला तकनीक श्रवण सिंह के समान नहीं थी। वो अपने बेटे को बचाने की फिराक में थे, इसीलिए शिरीन पर उन्होंने जिस शक्ति का उपयोग किया वो काफी मजबूत थी। उन्होंने न केवल शिरीन की शक्ति को प्रतिबंधित किया बल्कि उसे चोट भी पहुंचाई। लाल किरण एक आदमी की तरफ से आ रही थी जो हरे रंग का बागा पहने हुए था। उस व्यक्ति की युद्ध कला तकनीक बहुत खूबसूरत थी क्योंकि वो किरण एक छोटे सूरज की तरह थी। अगर किरण ने उसे मारा होता तो शिरीन को गंभीर रूप से चोट लग सकती थी। एक अन्य व्यक्ति दिखाई दिया और वो लाल किरण को शिरीन को चोट पहुंचाने से रोकने में कामयाब रहा। हालांकि उनमें से तीन एक ही समय पर हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लगभग एक ही लग रहा था। कुछ देर बाद सब लोग अलग अलग खड़े हो गए। ये स्पष्ट था कि हरे रंग का बागा पहने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा शक्तिशाली युद्ध कला तकनीक का धनी था, क्योंकि उसने दीवार पर खड़े व्यक्ति पर सफलतापूर्वक हमला किया था। अधिकांश किरणों को शिरीन को चोट पहुंचाने से रोक दिया गया था, लेकिन एक किरण की पूंछ ने अभी भी उसे चोट पहुंचा दी थी। वजीर श्याम सिंह और हरा बागा पहने हुए आदमी से आहत होने के बाद शिरीन ने कुछ कदम पीछे ले लिए। दीवार पर खड़ा आदमी पीले रंग के बागे में लग रहा था, लेकिन उसने खुद को शिरीन के सामने पैंतरेबाजी करके लाने की पूरी कोशिश की और कहा, तुम लोगों ने हिम्मत कैसे की प्रभु के शिष्या पर हमला करने की। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मुकुट राजकुमार महादेव प्रताप सिंह थे। शिरीन ने एक खून की थूक बाहर निकाली क्योंकि वो उसके गले तक पहुंच गई और फिर धीरे धीरे उठते हुए उसके मुंह तक पहुंच गई। अब उसने दो लोगों के विपरीत दिशाओं में देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया वजीर श्याम सिंह जी। वजीर श्याम सिंह ने तुरंत अपने द्वारा किए गए फैसले पर खेद जताया, लेकिन वो अब कुछ भी बदल नहीं सकते थे। जब वो अपनी बेटी का पीला चेहरा देखते हैं तो वो अविश्वसनीय रूप से दोषी महसूस करते हैं। उन्होंने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, शिरीन, क्या आप ठीक है? मैं आपको सिर्फ प्रतिबंधित करना चाहता था। मैंने आपको चोट पहुंचाने का इरादा नहीं किया था। इस वक्त पर श्रवण सिंह, जो दीवार पर लगभग भित्ति कला बन गए थे, उन्हें खुशी हुई जब उन्होंने हरे बागे वाले व्यक्ति को देखा और वो चिल्लाया, गुरुवर। वो आदमी जो हरे रंग का बागा पहने हुए था वो शूरवीर सिंह थे। वो सूर्य कबीले के अधिपति के पहले शिष्य थे और वो श्रवण सिंह के संरक्षक भी थे। इसके अलावा वो सूर्य कबीले में वरिष्ठ भी थे। उनकी आध्यात्मिक शक्ति 8वें स्तर पर पहुंच चुकी थी, जो मुख्य भूमि पर अत्यंत दुर्लभ थी। जब श्रवण सिंह ने उन्हें देखा तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। ये ऐसा था जैसे उसने अपने उद्धारकर्ता को देखा हो। उसके आंतरिक अंग लगभग पहले ही फट गए थे जब शिरीन ने उस पर हमला किया था। उसके मुंह के किनारे से भी खून टपक रहा था। शूरवीर सिंह शांत दिख रहे थे। उन्होंने शिरीन पर नजर डाली और कहा, ये लड़की इतनी दुष्ट क्यों है? क्या आप अपने भाई को मारना चाहती हैं? उनकी आभा शक्तिशाली थी। ठंडी हवा का एक हिस्सा उनके चारों ओर फैल रहा था और लगभग उनके रास्ते में आने वाली सारी चीजें ठंडी हो रही थी। सभी नौकर जल्दी से झुक गए। महादेव प्रताप सिंह ने शिरीन की ओर से बात करने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं किया। इससे पहले कि शूरवीर सिंह कुछ आगे कहते, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। मैंने पूरी घटना देखी है। मैं शिरीन के लिए न्याय मांगूंगा। उन्होंने शिरीन को उठने में मदद करने की कोशिश की। शिरीन, आप कैसा महसूस कर रही हैं? शिरीन दर्द में थी, लेकिन वो मुस्कुराई और कहा, मैं ठीक हूँ। मेरे महाराज शुरू से ही सब कुछ देख रहे थे। महादेव प्रताप सिंह ने राहत महसूस की जब उन्होंने देखा कि वो अभी भी मजाक करने में सक्षम है। उन्होंने धीरे से कहा, मैं आपसे ऐसे ही मिलने का सोच रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे एक युद्ध देखने को मिल जाएगा। उन्होंने बात करते करते उसकी नब्ज टटोली।
आमतौर पर युद्ध कला तकनीक का अभ्यास करने वाले लोगों को सामान्य चोटों के बारे में कुछ चिकित्सा का ज्ञान होता है, इसीलिए उन्हें ये देखने में सक्षम होना चाहिए कि क्या शिरीन को कोई अंदरूनी चोट तो नहीं थी। सौभाग्य से शिरीन की नाड़ी स्थिर लग रही थी, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए थी। उसी समय शूरवीर सिंह श्रवण सिंह की चोटों की जांच कर रहे थे। उनकी भौहें कसकर बंद हो गई। श्रवण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था, उसे उपचार की आवश्यकता थी। वजीर श्याम सिंह उनके बीच में खड़े थे और महसूस किया कि वो एक कठिन स्थिति में थे। वो नहीं जानते थे कि वो दोनों में से कौन होना चाहिए जिसे वो पहले जांचने जाएं। वो खांसते हुए बोले, चलिए लड़ाई के बारे में बाद में चर्चा करते हैं, इस समय इन दोनों के उपचार अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे महाराज, महादेव प्रताप सिंह ने कहा, मुझे लगता है कि ये बहुत स्पष्ट है। वजीर श्याम सिंह, मैं यहाँ साक्ष्य के रूप में हूँ। सभी की निगाहें तुरंत उन पर थी। महादेव प्रताप सिंह ने उन्हें एक याद हंस दिखाया और उसकी चोंच पर थपथपा दिया। हैरानी की बात है, हंस ने बातचीत पूरी सुनाई जो शिरीन ने शकुंतला देवी और श्रवण सिंह के साथ एक ही समय पर की थी। सब लोग चौंक गए। शकुंतला देवी जो जमीन से उठने के लिए संघर्ष कर रही थी, ये सब सुनकर दोबारा से फर्श पर गिर गई। उसने सोचा कि कोई भी सच्चाई नहीं जान पाएगा और वो शिरीन को केवल अपने छल में फंसा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। इसके अलावा वो मांस का कीमा बनाया हुआ इंसान अभी भी वहां था और ये श्रवण सिंह को गलत साबित करने के लिए एक बहुत बड़ा सबूत था कि पहली कोशिश में उसने शिरीन को मारने का इरादा बनाया हुआ था। महादेव प्रताप सिंह ने वजीर श्याम सिंह को देखा और पूछा, वजीर जी, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? और यदि मैं इस चीज को आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के पास ले जाऊं तो? वजीर श्याम सिंह तुरंत पीले पड़ गए। वो जानते थे कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी शकुंतला देवी और श्रवण सिंह को दंडित करेंगे। शकुंतला देवी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन उनके पास केवल एक ही बेटा बचा था। उन्होंने शकुंतला देवी पर नजर डाली और उन्हें बाकी को परेशान करने के लिए दोषी ठहराया। वो खुद कैसे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती? क्या वो परिवार को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी? वो इन सभी परेशानियों की करता धरता थी। वजीर श्याम सिंह गुस्से में पागल हो गए थे और उन्होंने अपनी तलवार उठाई। शकुंतला देवी के सर को उनके कंधे से कट के नीचे गिरते हुए देखकर हर कोई दंग रह गया था। श्रवण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन अब वो सदमे के कारण बेहोश हो गया। दूसरे नौकर कांप रहे थे और जमीन पर गिर गए। वजीर श्याम सिंह की आंखों में आंसू थे और उन्होंने जल्दी से महादेव प्रताप सिंह के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मेरे महाराज, मैंने पहले ही शकुंतला देवी को मार दिया है क्योंकि उन्होंने भगवान जी के शिष्य का अपमान किया था। हालांकि श्रवण सिंह, उन्होंने अपने दांतों को घसीटना जारी रखा और कहा, हालांकि वो गलत था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि वो सिर्फ अपनी माँ की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा मुझे लगता है कि उसने अपना सबक सीख लिया है। आखिरकार वो शिरीन का भाई है और वो भाई बहन है ना शिरीन? महादेव प्रताप सिंह चुप रहे। शूरवीर सिंह ने तुरंत कहा, वजीर श्याम सिंह जी, आपकी बेटी को इस घटना के लिए जिम्मेदारी का एक हिस्सा उठाना ही होगा। उसने जिस तरह से बात की थी वो काफी बुरी प्रतीत हो रही थी और ये कोई तरीका नहीं है जिससे वो अपनी माँ और भाई से बात कर सके। एक मुहावरा है ना, माता पिता हमेशा सही होते हैं। इस परिवार की बेटी के रूप में उन्हें माता पिता के साथ कर्णात्मक नहीं होना चाहिए, भले ही उनके माता पिता ने कुछ गलत ही क्यों ना किया हो। बात ना मानने के लिए उन्होंने केवल शिरीन की आलोचना की। उन्होंने शिरीन पर एक नजर डाली। क्या आपने सुना नहीं है कि एक लड़की घर पर अपने पिता और भाई की बात मानती है और शादी होने पर अपने पति और बेटे से समझौता करती है? तो क्या हुआ अगर वो लड़की प्रभु की शिष्या है? उसे सामान्य नैतिकता की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आकाशी ऋषि व्यास साहू जी श्रवण सिंह को सजा नहीं देंगे, भले ही वो जानते हों कि गलती इसकी है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आज के लिए पर्याप्त है। श्रवण सिंह गंभीर रूप से घायल है, मैं उसे इलाज के लिए ले जाऊंगा। फिर उन्होंने सीटी बजाई और एक विशाल और भयंकर पक्षी वहां आ गया। वो श्रवण सिंह के साथ वहां से रवाना हो गए। वजीर श्याम सिंह ने आखिरकार राहत महसूस की। उन्होंने फिर शिरीन को देखा और कहा, शिरीन, वो जानते थे कि उसे पक्षपाती नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका एक ही बेटा था। पुत्र ही वो था जो उनकी भावी पीढ़ी को पुनः उत्पन्न करने में उनकी सहायता कर सकता था और वो किसी अन्य पुत्र को खोने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्य से वो केवल अपनी बेटी के लिए खेद महसूस कर सकते थे। शिरीन का चेहरा अभी भी पीला था। वो उनकी भावनाओं और मानसिकताओं को पूरी तरह से समझती थी।
उसके पिता के पास उस पीढ़ी में रहने वाले सभी आदमियों की छोटी सोच थी। उन्होंने पुरुषों को प्राथमिकता दी। पुरुषों ने कई महिलाओं से शादी की और पुरुष हमेशा पत्नियों के स्वामी रहते थे। उसने उनकी सोच को बदलने के लिए कोई प्रयास न करने का सोचा था। उसने शांति से कहा, वजीर श्याम सिंह जी, आपका एक और बेटा है। क्या आप अक्षय सिंह के बारे में भूल गए हैं? वजीर श्याम सिंह जी चुप थे। उन्होंने हमेशा उस बेटे के लिए खेद और दोषी महसूस किया था। अक्षय सिंह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और वो श्रवण सिंह से ज्यादा प्रतिभाशाली था। वो उस बेटे को प्यार और लाड़ किया करते। जब तक शकुंतला देवी उनकी जिंदगी में दिखाई नहीं दी थी, वो हमेशा उसे घुड़सवारी के लिए ले जाते थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते थे। बेटा उनसे चिपकना पसंद करता था। जब वो घर आते थे तो हर दिन वजीर श्याम सिंह के पीछे एक छोटी पूंछ की तरह वो चिपका रहता था। बाद में उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे को कुमकुम देवी को सबक सिखाने के लिए उपेक्षित कर दिया था। जब कुमकुम देवी ने चट्टान से छलांग लगाई तो उनका बेटा लापता हो गया था। अक्षय अक्षय का निधन हो गया है। शिरीन, हमारा घर अब घर नहीं है। क्या आप इस सब को रोक सकती हैं? दूसरों के लिए भी कुछ जगह छोड़ दें। वजीर श्याम सिंह अपनी कुंठाओं में नहीं टिक सके और शिकायत करने लगे, क्योंकि शिरीन उनकी सभी त्रासदियों की प्राथमिक कारक थी। शिरीन गुस्से से पागल हो गई थी। वजीर श्याम सिंह जी, एक आदमी का वादा सोने के 1000 टुकड़ों के लायक होता है। अगर आपने एक महिला से वादा किया है तो आपको अपना वादा निभाना चाहिए। अगर आपने अपना वादा निभाया होता तो ये इतनी सारी त्रासदियां नहीं होती और अक्षय सिंह लापता नहीं होता। कुमकुम देवी एक चट्टान से नहीं कूदती और शिरीन को तंग और अकेला नहीं किया जाता। शायद आपके पास और भी उत्कृष्ट बच्चे हो सकते हैं, हालांकि आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। आप अपने परिवार के हत्यारे हैं। वजीर श्याम सिंह गुस्से से पागल हो गए थे और उनका चेहरा लाल हो गया था। इनमें से कुछ भी नहीं होता यदि आप सिर्फ अपने आप को बर्ताव करना सिखा सकती और अपना मुंह बंद कर सकती। व्यवहार। शिरीन हंसी और उसने बोलना जारी रखा। मैं अपने आप को 10 से ज्यादा वर्षों के लिए व्यवहारिक रख चुकी हूँ। मैं आपके अन्य बच्चों द्वारा तंग की जा चुकी हूँ और आपने मेरे अस्तित्व की उपेक्षा की थी जब तक कि मेरी बहन बहक गई और मेरे मंगेतर के साथ सो गई। मैं अकेली हो गई और आपकी बेटी ने लगभग मुझे मरवा ही दिया था। आपके बच्चे, अब मैं मुझे मुआवजा देने के लिए अपने तरीकों को समझा चुकी हूँ। आप बस चाहते हैं कि मैं व्यवहार करूं और बदतमीजी ना करूं। इस सबक के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्य से मैं ये सब और नहीं सह सकती। वजीर श्याम सिंह जी, मुझे लगता था कि हमारे पास कोई सामान लक्ष्य नहीं है और मुझे लगता है कि हम पिता और बेटी नहीं रह सकते। चलिए बंधन को तोड़ते हैं। इसी प्रभावी पल से वजीर श्याम सिंह के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। उसने अपनी आस्तीन का आधा हिस्सा काट लिया और उसे वजीर श्याम सिंह की ओर फेंक दिया। उसने गायब होने के लिए अपनी युद्ध कला तकनीक का इस्तेमाल किया और बिना सोचे वहां से चली गई। वजीर श्याम सिंह दंग रह गए। वो स्वीकार नहीं कर सकते थे जो अभी अभी हुआ था। महादेव प्रताप सिंह ने वजीर श्याम सिंह पर नजर डाली और कहा, वजीर श्याम सिंह जी, मुझे आपको बताने के लिए कुछ मिला है। मामले की जांच करते समय ये पाया गया कि अक्षय सिंह जानबूझकर अंधेरे जंगल में नहीं चला गया था, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा फुसलाया गया था जो कोशिश कर रहा था उसे मारने की। वजीर श्याम सिंह और ज्यादा हैरान था। उसने आश्चर्य से कहा, वो कौन था? आपको पता होना चाहिए कि कौन है वो व्यक्ति। महादेव प्रताप सिंह हंसे और वहां से उड़ गए। जब तक वजीर श्याम सिंह के बालों ने हवा में गंदा नृत्य किया तब तक तेज हवा चली। वो शकुंतला देवी की लाश को घूरते रहे, उसे टुकड़ों में काटने जैसा महसूस करने लगे। उन्होंने शकुंतला देवी को चाय का प्याला बनाने की पहल करते हुए याद किया और बाद में उन्होंने उसे पिया भी था। यही कारण था कि उन्हें बाद में असहाय रूप से उससे शादी करनी पड़ी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी गलती के बाद सब कुछ गलत हो सकता था। वो दीवार पर झुक गए और आकाश की ओर देखा। कुमकुम देवी, क्या ये मेरे बुरे कर्मों की सजा है? यदि मैंने अपना वादा नहीं तोड़ा। एक पुराने आराम घर के अंदर शिरीन मेज पर हीरे की बोतल को देख रही थी। प्याले में लाल हीरे की गोलियों के 30 टुकड़े थे, 4थी श्रेणी की असुर गोलियां। मेरे महाराज, ये क्या है? शिरीन ने अपना सर उठाया और महादेव प्रताप सिंह ने देखा, जो विपरीत दिशा में चाय बना रहे थे। भीमपुर राज्य के ताज राजकुमार चाय समारोह के विशेषज्ञ थे। उनकी तैयारी की हर हरकत बेहद आकर्षक थी। शिरीन ने अपने और वजीर श्याम सिंह के बीच के बंधन को तोड़ने पर जोर दिया। उसने वजीर के निवास से बाहर जाने का फैसला किया। जब वो चली गई तो वो वजीर के निवास से एक भी पैसा लेकर नहीं आई थी। उसने कुछ दिनों के रहने के लिए एक आराम घर खोजने का फैसला किया, क्योंकि वो 3 दिन के समय में काले जंगल में जाने वाली थी।
तभी उसके लिए एक घर किराए पर लेने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि वो शायद अंधेरे जंगल से भागने के बाद अपनी पहचान बदल लेगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ताज राजकुमार उसे इतने कम समय में खोज सकेंगे। महादेव प्रताप सिंह ने उससे पूछा कि भविष्य के लिए उसकी क्या योजना थी। बेशक वो उन्हें सच नहीं बता सकती थी, लेकिन केवल उसने उन्हें ये बताया कि उसे एक आराम घर ढूंढने की जरूरत है। अगर वो काले जंगल से बाहर आती है तो वो बाकी सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ देगी। महादेव प्रताप सिंह ने उसे नहीं छोड़ा और कहीं ले गए। उन्होंने उससे कहा कि अगर वो एक प्रभु की शिष्या के रूप में एक आराम घर में रुकी तो ये उसकी पहचान को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। इसके अलावा किसी आराम घर में रुकना उसके लिए सुरक्षित नहीं था। घर किराए पर लेना ही उसके लिए बेहतर था। मुकुट राजकुमार कुछ स्वतंत्र और अचल संपत्ति से परिचित लग रहे थे। बहुत जल्द उन्हें एक उपयुक्त घर मिल गया था। ये घर काफी प्यारा था और यहाँ का माहौल शांतिपूर्ण था। 3 प्रवेश द्वार थे, कई सुंदर प्रकार के मेज के साथ 3 निकास भी थे। सब कुछ अच्छी तरह से तैयार किया गया था और वो किसी भी समय यहाँ आ सकती थी। अफवाह ये थी कि ये एक निजी हवेली थी, एक मशहूर सेना प्रमुख की। उन्हें पदोन्नत किया गया था और एक और प्रमुख निवास स्थान पुरस्कृत के रूप में दिया गया था। इस प्रकार पूरे परिवार ने नई संपत्ति को स्थानांतरित कर दिया और निजी हवेली को किराए पर देने का फैसला किया। किराए की सभी प्रक्रियाओं को निपटाने के बाद वहां पहले से ही दोपहर हो चुकी थी। महादेव प्रताप सिंह ने चाय पीने का सुझाव दिया और उसे स्पष्ट रूप से बताया कि इस चाय का भुगतान करने की उम्मीद वो शिरीन से कर रहे थे। बेशक शिरीन अस्वीकार नहीं कर सकती थी और इसीलिए वो वहां थी। वो आराम घर एक शांत जगह स्थित था। उसकी बनावट पुरानी थी और पौधों और मंडपों के विशेष रूप से उसे सजाया गया था। जाहिर है ये एक ऐसा स्थान था जहां सभी अमीर और शाही परिवार आते थे। उनके बैठने के ठीक बाद महादेव प्रताप सिंह ने हीरे की बोतल निकाली और शिरीन की ओर धकेल दी। जब वो चाय बनाने के लिए पहले पानी के उबलने का इंतजार कर रहे थे, हीरों की बोतल में असुर गोलियां थी। जैसे ही युवराज ने उनके प्रश्न को सुना, उन्होंने उत्तर दिया, ये असुर गोलियां हैं। ये आपको जहरीली गैसों से बचा सकती हैं। इसे काले जंगल में ले जाओ और हर दिन एक का उपभोग करो। शिरीन ने अंततः देखा कि मौर्य राजकुमार महादेव प्रताप सिंह की देखरेख में काम किया करते थे। शिरीन ने सोचा कि महादेव प्रताप सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने मौर्य राजकुमार और अपने मातहतों को बर्फ की भूमि पर भेजा था और गोलियां उसी के लिए तैयार करवाई थी। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि किसी और को वो गोलियां देने के बाद उसे इस रूप में वो गोलियां वापस मिलेंगी। शिरीन ने गर्व महसूस किया और उसकी इस हरकत ने उसके दिल को छुआ। वो अपने दोस्त के रूप में एक मुकुट राजकुमार के लिए बहुत आभार महसूस कर रही थी। यदि भी वो गोलियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं थी, तब भी उसने उनकी पेशकश को स्वीकार कर लिया और यदि आवश्यक हो तो भविष्य में उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करने का फैसला भी किया। उसने इशारा किया, फिर उन्हें धन्यवाद किया। उसने हीरे की बोतल में से 10 गोलियां निकाली और फिर उन्हें अपनी लकड़ी की बोतल में रख लिया। उसने बाकी 20 गोलियों को महादेव प्रताप सिंह की ओर वापस धकेल दिया और कहा, 10 गोलियां पर्याप्त हैं। उसने काले जंगल के भूगोल और परिदृश्य के बारे में कुछ शोध किया हुआ था। उसके शोध के अनुसार वो 10 दिनों से कम समय में वहां से भागने में सक्षम होनी चाहिए यदि उसका शुरुआती बिंदु तीसरे शिखर पर हुआ। महादेव प्रताप सिंह ने उसे रोका और इशारा किया, शिरीन, मैंने तीसरी चोटी से बचने के लिए 8 दिन बिताए हैं। मुझे पता है कि आपकी युद्धकला तकनीक अद्भुत है, लेकिन हमें इस मामले में एहतियात बरतने की जरूरत है कि अगर कोई चीज गलत दिशा में चली जाए तो आप ये इस्तेमाल कर सकें। आप 20 गोलियां खा लीजिएगा, ये न्यूनतम है। उनकी टकटकी गंभीरता से भरी हुई थी। शिरीन ने इशारा किया, फिर वादा किया, ठीक है, मैं तब तक के लिए 10 गोलियां रख लेती हूँ। काले जंगल के बाहर आने पर उसने बाकी सभी गोलियां उन्हें वापस करने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी पहचान पूनम कुमारी के रूप में उन्हें नहीं बता सकती थी, इसीलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। महादेव प्रताप सिंह ने राहत महसूस की जब उन्होंने उसे 20 गोलियों को रखते हुए देखा। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन से एक भंडारण थैला निकाला और एक एक करके उससे सामग्री निकाल ली, जिसमें बहुत तीखा चाकू, कठोर रेशम के दस्ताने, जादू से बनी एक बचाव पोशाक आदि शामिल थे। जब तक कि उनके लिए मेज पर कुछ भी रखने की जगह नहीं थी, वो सामान निकालते रहे। शिरीन, काला जंगल एक खतरनाक जगह है। ये चीजें आपकी रक्षा करने में मदद कर सकती हैं और आपके बचने की संभावना बढ़ सकती है। शिरीन ने सभी हथियारों को देखा, फिर उन्हें देखा। मेरे महाराज, आप बहुत दयालु व्यक्ति हैं, लेकिन मुझे डर है कि मैं इस सबको स्वीकार नहीं कर सकती। वो पहचान सकती थी कि ये चीजें कीमती हैं और हर कोई बाजार में इन चीजों को तलाश कर रहा था। और तो और मुकुट राजकुमार संसद में पसंदीदा व्यक्ति नहीं थे और उनका निवास उतना सुखद नहीं था जितना लोग सोचते थे।
वो कीमती हथियार शायद उनकी सारी संपत्ति थे। इस कारणवश वो हथियार और भी ज्यादा कीमती हो गए थे और उसे डर था कि भविष्य में वो इस सब की भरपाई नहीं कर पाएगी। महादेव प्रताप सिंह को उसकी चिंता का पता चल गया और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कुछ ज्यादा ही सोच लिया है। मैं ये सब चीजें आपको रखने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये उधार पर दे रहा हूँ। जब आप बाहर आएंगे वहां से तो मुझे वापस करने की आवश्यकता होगी आपको। क्या होगा अगर मैं बाहर आने में कामयाब ना हो सकी? शीरीन ने पूछा। नहीं, तुम वापस आओगी, महादेव प्रताप सिंह ने दृढ़ता से कहा। मुझे आप पर यकीन है, शीरीन ने कहा। मैं मेरे महाराज के इस प्रस्ताव से बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी ऐसा आज तक हासिल नहीं किया है जो मुझे इस तरह से पुरस्कृत होना चाहिए। शीरीन, तुमने मेरी जान बचाई थी और तुमने मेरी बीमारी का इलाज किया था। अगर तुम इस सब के लायक नहीं होती तो मैं ये सब तुम्हें नहीं देता। शीरीन चुप रही। वो समझ गई कि ताज के राजकुमार ने उस व्यक्ति की पहचान का पता लगा लिया था जिसने उनकी बीमारी के इलाज करने में उनकी मदद की थी। उन्होंने कभी भी इसका जिक्र पहले नहीं किया था। उन्होंने स्पष्ट होने का फैसला किया। ये सिर्फ एक व्यापार था। मेरे महाराज ने मुझे कुछ भी देना नहीं है उसके बदले। महादेव प्रताप सिंह ने उसकी ओर देखा और कहा, शीरीन, तुम क्या बचने की कोशिश कर रही हो? शीरीन ने कहा, हाँ। महादेव प्रताप सिंह ने कहा, मैंने महसूस किया है कि आप हर आदमी के प्रति एक अवरोध स्थापित कर लेती हैं। क्या आप उन्हें कुछ देने से डरती हैं और उनके साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहती हैं? चिंता ना करें, हर कोई रमाकांत राव की तरह नहीं होता। कम से कम मैं तो अभी एक विश्वसनीय व्यक्ति हूँ। शीरीन चुप रही। महादेव प्रताप सिंह को गलतफहमी हो गई थी कि वो रमाकांत राव की हरकत के कारण आहत है। हालांकि उन्होंने जिस तरह की समझदारी पहली बात पर दिखाई वो सही नहीं थी। उसने अब पुरुषों के प्रति दृढ़ अवरोध स्थापित कर लिया था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसने अपने पिछले और वर्तमान जीवन में कई सुखद अंत वाले रिश्ते नहीं देखे थे। उसे पता चला था कि पुरुष आमतौर पर एक रिश्ते में वफादार नहीं होते और वो ठंडे खून वाले होते हैं। उदाहरण के लिए वजीर श्याम सिंह, बड़े मौर्य संत जी और रमाकांत राव। इस प्रकार वो अब किसी भी रिश्ते में शामिल नहीं होना चाहती थी। जैसे ही वो दूसरी टोली के इरादे को भांपती, वो तुरंत उनसे बातचीत बंद कर देती। महादेव प्रताप सिंह उदास थे, लेकिन वो उसे छुपाने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा, चिंता मत करो शीरीन, मेरा कोई खास इरादा नहीं है। मैं तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त मानता हूँ। जब मेरे दोस्त को मदद की जरूरत हो तो मैं अपने अच्छे दोस्त की मदद कैसे नहीं कर सकता? फिर भी यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा स्वीकार किए जाने से अधिक है तो आप मुझ पर एहसान क्यों नहीं कर देती? कैसा एहसान? कहिए। काले जंगल में दूसरी चोटी पर एक लोहे का जानवर है। उसके दिल में मेरे लिए एक दवा निचोड़ी जा सकती है, क्योंकि वो मेरे कौशल को बढ़ाने के लिए एक दवा है जिसका मैं उत्पादन करना चाहता हूँ। क्या आप उसे पाने में मेरी मदद कर सकती हैं? क्योंकि उसने उनकी मदद करने के लिए कहा था, पर शीरीन ना नहीं कह सकती थी। ठीक है। महादेव प्रताप सिंह ने दुखी होना बंद कर दिया और वो मुस्कुराए। फिर वो उसे समझाते रहे कि उन हथियारों को कैसे चलाया जाता है। शीरीन ने हर एक ट्राई के बाद उन्होंने उसे भंडारण थैली में रखा और फिर उसे शीरीन के पास भेज दिया। उसके बाद महादेव प्रताप सिंह ने उन चीजों के बारे में बताया जिसका उसे अंधेरे वन में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। समझाते समझाते 2 घंटे बीत गए। शुरुआत में महादेव प्रताप सिंह ने शीरीन को एक भोजन के लिए रोकने के बारे में सोचा। हालांकि उन्होंने अचानक देखा कि शीरीन अस्वस्थ लग रही थी, क्योंकि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या हुआ शीरीन? आप किसी भी तरह से स्वस्थ नहीं दिख रही हैं। उसने तुरंत उसकी नाड़ी की जांच की। शीरीन ने बचने की कोशिश की और अपना सर हिलाया। मैं ठीक हूँ, बस मैं थकी हुई। क्या आपको यकीन है? महादेव प्रताप सिंह अभी चिंतित थे। हाँ, आपने अभी भी मेरी नाड़ी जांची है तो बस फिर। लेकिन आप ठीक नहीं दिख रही हैं, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। महादेव प्रताप सिंह ने खड़े होकर कहा, चलो मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। शीरीन ने सर हिलाया और जब वो कुर्सी पर से उठने की कोशिश कर रही थी तो उन्होंने बाहर कुछ शोर सुना। एक महिला ने कहा, भूदेव सिंह, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। आप हाल ही में सुमति देवी से बहुत करीबियां बना रहे हैं। क्या आप उनके साथ घूमना फिरना चाहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप हर दिन उनके घर जाते हैं? क्या आप शादी करने की योजना बना रहे हैं उन्हें अपनी आधिकारिक पत्नी के रूप में? बकवास। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैंने उन्हें देखने के लिए महामहिम से हुक्म प्राप्त किया है। वो स्वर्गीय प्रतिभाशाली शिष्य हैं और हमारे पड़ोस देश की एक आगंतुक भी हैं। मुझे उन्हें राजधानी शहर में लाने का काम सौंपा गया था। भूदेव सिंह ने आवाज उठाई। हाँ, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करिए। महामहिम ने ताज राजकुमार को यह सब करने का हुक्म दिया है, आपको नहीं। महिला ने गुस्से में कहा। शीरीन ने महादेव प्रताप सिंह जो उनके साथ खड़े थे उन्हें देखा। महादेव प्रताप सिंह को एक बार खांसी हुई, लेकिन वो चुप रहे। चुप कर जाओ, तुम अब ज्यादा बोल रही हो। महामहिम ने हम में से 2 को जाने के लिए नियुक्त किया है, लेकिन मेरे बड़े भाई अपनी युद्ध कला तकनीक का अभ्यास करने में व्यस्त हैं, इसलिए मुझे अकेले जाना होगा। भूदेव सिंह ने दृढ़ता से समझाया। हाँ, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। मुझे पता है कि आपके पास अन्य योजनाएं हैं, आप उन्हें पसंद करते हैं। क्यों, ये सच है ना? मैं आपको ये बताने के लिए बुरा नहीं मानती कि आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। उनके पास पहले से ही कोई है। भूदेव सिंह चौंक गए और पूछा, क्या वो शादीशुदा है? किससे शादी हुई है उनकी? मेरे पास मौजूद जानकारी के आधार पर वो हमीरपुर राज्य के संत हैं और एक संत कभी सगाई नहीं कर सकते। मैंने कहीं नहीं सुना कि वो शादीशुदा हैं। तुम झूठ बोलती हो। आकाश ऋषि व्यास साहू जी,
महिला ने उस पर एक बम फेंका। ओह, क्या? ये कैसे हो सकता है? भूदेव सिंह शब्दों को खोजने में नाकामयाब हो गया था। आपने मुझे बताया था कि आपका उनका पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। आपकी प्रतिक्रिया चारों ओर से दूसरी तरह की लगती है। महिला चिल्लाई। महिला काफी नखरे और ताने भूदेव सिंह की ओर फेंक रही थी और वो उसे धैर्यपूर्वक आराम करने की और बात समझाने की कोशिश कर रहे थे। जाहिर है महिला और भूदेव सिंह गुप्त रूप से पति पत्नी बन चुके थे और महिला प्रधानमंत्री की बेटी थी। शिरीन ने दिल से महसूस किया कि उनकी बातचीत को इस तरह सुनना उसके लिए सही नहीं था और वो बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। अचानक बाहर वाली महिला ने भूदेव सिंह से सवाल पूछा। ठीक है मेरी प्रिय, मैं बस उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि वो कौन है जो सुमति देवी का मंगेतर है। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी, वो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के साथ है। महिला ने बात दोहराई। जाहिर है उसने इसे मजे के लिए नहीं कहा था। भूदेव सिंह चुप हो गया। शिरीन जो अभी भी उस आराम घर में थी, उसने अपनी चाय पत्ती को कसकर पकड़ लिया। महल मालिक की छवि उसके दिमाग में कौंध गई। क्या ये सब सच है? क्या इसका मतलब है कि उसके साथ उनकी सगाई अब अमान्य थी? क्या ये संभव था? महल मालिक इतने सालों से अकेले थे, क्या वो इतनी जल्दी प्यार में पड़ सकते हैं? ये केवल शिरीन ही नहीं थी जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी, बल्कि भूदेव सिंह भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने जो सुना वो सच है, असंभव। आकाशी ऋषि व्यास साहू जी लगभग एक भगवान बन चुके हैं। वो एक छोटी लड़की के प्यार में कैसे पड़ सकते हैं? वो एक स्वर्गीय रूप की प्रतिभाशाली शिष्य है जिसे आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के समान दर्जा प्राप्त है। वो काफी मेल खाते हैं। मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं। आपको ये खबर कहाँ से मिली? ये स्वर्ग भवन के बाहर फैल गई है। महिला ने उसे आश्चर्यचकित करना जारी रखा। मेरे एक रिश्तेदार हैं जो एक नौकरानी के रूप में स्वर्ग महल में काम करते हैं और मैंने उनसे उल्लेख सुना कि 10 दिन में स्वर्ग महल में सगाई समारोह होना है। भूदेव सिंह आबाद था। महिला ने बोलना जारी रखा। देखो, और कौन है जो आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के लिए काफी आकर्षक है? सुमति देवी हाल ही में आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के बहुत करीब रही हैं। मैंने ये भी सुना है कि जब सुमति देवी खलीलपुर राज्य में एक साहसिक कार्य पर गई थी तो वो खतरे में फंस गई थी और तब आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने उन्हें बचाया था। मुझे लगता है कि बातचीत की अवधि के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। इसके अलावा वो काफी मेल भी खाते हैं और दोनों ने शादी भी नहीं की है। मुझे आश्चर्य नहीं है कि अगर वो शादी कर लें। भूदेव सिंह ने जवाब देने के लिए संघर्ष किया। ये सब सिर्फ आपकी अटकलें हैं, ये गलत हो सकती हैं। मैंने ये नहीं सुना कि सुमति देवी जी ने इसका उल्लेख भी कहीं किया है। वो एक महिला है, निश्चित रूप से वो नहीं करेगी। हालांकि मैंने ये भी सुना है कि कुछ अच्छी किस्मत उनके ऊपर गिर रही है। आप देखते हैं स्वर्ग महल और सुमति देवी से अच्छी खबर है। हाल ही में कुछ अच्छी किस्मत उन्हें मिली है। सब कुछ बस पूरी तरह से उनके लिए जगह में गिर रहा है। भूदेव सिंह बिल्कुल अवाक था। वो एक पल के लिए चुप हो गया और बोला, किसी भी तरह ये अंतिम रूप से तय नहीं किया गया है। शायद आकाशी ऋषि व्यास साहू जी को कोई और पसंद करती हो। आप जानते हैं कि खासी कबीले की अधिपति उनके काफी करीब थी। शायद वो साथ में हो। महिला ने हंसते हुए कहा, हाँ, दोनों एक दूसरे को 10 साल से अधिक समय से जानते थे। उन्होंने पहले एक दूसरे को पसंद करने पर शादी कर ली होती। इतना वक्त क्यों लेते वो? मैंने सुना है कि दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं थे। कुछ दिनों पहले संत सुमित्रा देवी जी ने आकाशी ऋषि व्यास साहू जी के लिए एक यात्रा का भुगतान किया, लेकिन उन्होंने उन्हें देखने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद आकाशी ऋषि व्यास साहू जी की सगाई की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जाहिर है वो किसी और को पसंद करते थे, लेकिन संत सुमित्रा देवी जी को तो बिल्कुल भी नहीं। सुमति देवी के अलावा और कौन उनका होने लायक है? अगर सुमति देवी नहीं तो और कौन? शिरीन भी उनके साथ एक अवधि के लिए रही थी। भूदेव सिंह ने अचानक कहा। महिला फिर से हंसी। वो लड़की, जागो आप, कैसे आदमी हैं आप? वो कैसे हो सकती है? वो एक छोटी लड़की है जो अभी यौवन तक भी नहीं पहुंची है। इसके अलावा वो बहुत बदसूरत है और उसका जन्म चिन्ह घृणित है। यहाँ तक कि रमाकांत राव भी उसे नापसंद करता है। उसके लिए आकाशी ऋषि व्यास साहू जी कैसे उसके प्यार में गिर सकते हैं? जब आकाशी ऋषि व्यास साहू जी ने खुले स्वप्न मैदान पर उसकी मदद की तो उन्होंने ये बस भगवान जी के पक्ष में किया, ईमानदारी से। हालांकि वो भगवान के शिष्या है, मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हालांकि अब वो कचरा नहीं है और उसके पास दूसरे स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन वो अभी भी एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में कुछ अलग नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि महामहिम उसे एक रत्न की तरह क्यों रखते हैं। उसके विश्लेषण से काफी कुछ समझ में आया। भूदेव सिंह ने उसे रोका और कहा, मुझे यकीन है कि ये उनकी गलती नहीं है। मैं वास्तव में गुस्से से पागल हूँ कि महामहिम मेरी उससे शादी करवाना चाहते थे। वो कैसे सिर्फ उसे मेरे समान मान सकते थे जब रमाकांत राव उसे नहीं चाहता था? क्या? महिला अचानक चिल्ला उठी। महामहिम चाहता था कि आप उससे शादी करें? चिल्लाना बंद करो। भूदेव सिंह ने बोलना जारी रखा। मैं निश्चित रूप से सहमत नहीं होऊंगा। हमारे महामहिम पक्षपाती हैं, पर वो महादेव प्रताप सिंह और सुमति देवी का मेल करवाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं उस बदसूरत लड़की से शादी करूं। कब? महामहिम ने कब कहा?
महिला अब तक गुस्से में पागल हो चुकी थी और अब उसकी आवाज कांप रही थी। महामहिम ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इसका मतलब वही है। वो हमेशा उस बदसूरत लड़की के बारे में बात करते हैं और मुझे उसके साथ अक्सर बातचीत करने के लिए कहते हैं। क्या तुमने वो सब किया? महिला चिंतित थी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि परीक्षण समाप्त हो गया और मैंने उसे नहीं देखा। इसके अलावा वो अपनी युद्ध कला तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कारणवश कई लोगों ने उसे नहीं देखा है। दोनों ने बातचीत जारी रखी और एक बार वो फिर से बहस कर रहे थे और फिर धीरे धीरे बोलना शुरू हो गए। महादेव प्रताप सिंह ने शिरीन को देखा और पूछा, शिरीन, आपने मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया? वो उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे जब उन्होंने शिरीन का अपमान किया था, लेकिन वो पीड़ित द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए थे। शिरीन ने अपने होठों को घुमाया और कहा, उनके साथ गणना करना आवश्यक नहीं है। महादेव प्रताप सिंह ने कहा, मैं नहीं चाहता कि आपका अपमान हो, इसके लिए धन्यवाद। शिरीन ने चाय पी और उनके बैठते ही विचार किया। शिरीन उनके शब्दों को कभी भी व्यक्तिगत रूप से नहीं लेना। महादेव प्रताप सिंह ने उसे आराम देने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें लगा कि वो दोनों जो कह रहे हैं उससे वो गुस्से से पागल हो चुकी है। मैं ठीक हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर दो कुत्ते भौंक रहे हो। ओह हाँ, एक और बात, क्या ये सच है? आपके पिता चाहते हैं कि वो मुझसे शादी करें? महादेव प्रताप सिंह ने अपनी आस्तीन में अपनी मुट्ठी पकड़ ली। ये मैं सच जानना चाहती हूँ मेरे महाराज। वास्तव में महामहिम का यही इरादा है। एक दिन उन्होंने बस मुझसे बेतरतीब ढंग से कहा कि मेरा 12वां भाई तुमसे शादी नहीं कर सकता। हालांकि महामहिम आपकी माँ से किया हुआ अपना वादा नहीं तोड़ना चाहते थे और राजकुमार से शादी करने पर जोर दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि आपको एक अच्छे राजकुमार का चयन करना चाहिए, क्योंकि आप भगवान जी की शिष्या हैं। इसीलिए उन्होंने भूदेव सिंह का उल्लेख किया। शिरीन ने गुस्सा किया और चुप रही। सम्राट ने उसे एक निमंत्रण पत्र भेजा और उसे विदाई के रूप में महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। क्या उनका इस निमंत्रण पत्र के पीछे इरादा कुछ और था? क्या उन्होंने उसे दूसरे कमीने के साथ मिलाने का इरादा कर लिया था? शिरीन, मुझे पता है कि आपको भूदेव सिंह में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर महामहिम आपका जीवन साथी नियुक्त करवाना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से अस्वीकार नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पास एक सुझाव है, क्या आप सुनना चाहेंगी? बताइए, क्या सुझाव है? शिरीन काफी उत्सुक लग रही थी। मेरे पिता काफी समय से मुझसे शादी करने के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरह मैं अभी भी शादी नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए हम एक नाटक क्यों नहीं करते? यदि मेरे पिता आपके लिए विदाई के दौरान जीवन साथी नियुक्त करना चाहते हैं तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो आपको मेरी ओर आकर्षित करें। महादेव प्रताप सिंह ने शिरीन की चमकदार आंखों में देखा और कहा, चिंता मत करें, हम शादी कर रहे हैं तो हम सिर्फ अभिनय ही कर रहे हैं। आप शादी के बाद भी अपनी स्वतंत्रता रख सकती हैं और मैं आपको भविष्य में कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यदि आप किसी को देखती हैं तो मैं शादी को भंग करने की कोशिश करूंगा ताकि आप उसके साथ जा सकें। शिरीन हैरानी से महादेव प्रताप सिंह को देख रही थी। शिरीन एक पल के लिए चुप रही। इस बड़ी भूमि पर जब तक कि किसी को महल मालिक के समान दर्जा नहीं मिलता था, सभी को शाही फरमान का पालन करना पड़ता था। इसीलिए यदि सम्राट वास्तव में रात के खाने के दौरान उसके लिए पति को नियुक्त करते हैं तो वो सीधे अवज्ञा नहीं कर सकती थी। हालांकि वो भगवान की शिष्या थी, सम्राट उसे मार नहीं सकते थे, भले ही वो नाराज क्यों ना हो। इसके अलावा वो काले जंगल में जाने वाली थी और दूसरी पहचान के साथ बाहर आने वाली थी, तो वो किस बारे में डर रही थी? महादेव प्रताप सिंह को लग रहा था कि उसके कुछ विचार वो समझ गए थे और उन्होंने कहा, शिरीन, आप भगवान की शिष्या हैं, इसीलिए यदि आप शाही फरमान का पालन नहीं करती हैं तो भी मेरे पिता आपको मारेंगे नहीं, लेकिन आप अपने परिवार को एक मुश्किल स्थिति में डाल देंगी और उनमें से सभी को मार दिया जाएगा। अगर चीजें गंभीर हो जाती हैं तो। शिरीन चुप हो गई, क्योंकि वो वजीर की हवेली में सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने इसके बारे में ज्यादा सोचा। ये सौदा अच्छा सौदा नहीं था। शिरीन ने उन महिला परिचारिकाओं के बारे में सोचा जिन्होंने पूरे मनोयोग से और निष्ठा से उसकी सेवा की थी और वो उनकी संभावित मृत्यु को अनदेखा नहीं कर सकती थी। उस नाटक के लिए महादेव प्रताप सिंह के साथ सहमत हो सकती थी। उसने आखिरकार फैसला किया, लेकिन उसने ये भी स्पष्ट रूप से कहा, मेरे महाराज, मैं आपको एक दोस्त के रूप में देखती हूँ। भले ही मैं काले जंगल से बाहर आ जाऊं, इस शादी को तोड़ा ही जाना चाहिए बिना किसी परेशानी के। महादेव प्रताप सिंह थोड़ा निराश दिखे, लेकिन उन्होंने तुरंत सर हिलाया और कहा, निश्चित रूप से। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको प्रतिबंधित नहीं करूंगा और शादी को कभी भी तोड़ दिया जा सकता है। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करती हैं तो मैं आपको विवाह विच्छेद पत्र लिखकर दे सकता हूँ, अब जिसे आप कहीं भी उपयोग कर सकती हैं। इसके साथ शिरीन के पास अब असहमत होने का कोई अन्य कारण नहीं था। बहुत बढ़िया, चलो इसे रात को खाने के बाद चतुराई से करेंगे। नाटक को अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए महादेव प्रताप सिंह ने एक अनमोल कंगन निकाला और उसे शिरीन को पारित कर दिया। शिरीन, ये एक प्रतिज्ञा है। कंगन स्पष्ट रूप से मूल्यवान था और सबसे अच्छी गुणवत्ता के पन्ना की तुलना में बेहतर होना चाहिए था।
ये उसकी हथेली पर पानी से भरा हुआ दिख रहा था और उसके अंदर आत्मा शक्ति झलक रही थी। दृढ़ पत्थर कंगन जो चुपचाप ही सुन रहा था, उसने तुरंत ही शिरीन को इस कंगन के बारे में बताया कि वो क्या क्या जानता है। मालकिन, ये एक आध्यात्मिक कंगन है। इसे पहनने से न केवल आपकी आत्मा शक्ति बढ़ती है, बल्कि ये आपको हमेशा के लिए सुंदर और युवा बने रहने में मदद देता है। ये हमेशा से अमूल्य रहा है। ये सिर्फ राजकुमारी को ही उपहार के रूप में दिया जा सकता है और ये भीमपुर राज्य में केवल एक है। आपको इसे प्राप्त करना चाहिए। ये आपके चेहरे के लाल निशान के लिए अच्छा होगा। ये उसे संभवतः पूरी तरह से गायब कर सकता है। शिरीन के दिमाग में अंतहीन रूप से बातें किए जा रहा था, इसीलिए उसकी पूरे तरीके से बातें समाप्त होने के बाद शिरीन ने कहा, हाँ, कम से कम ये आपसे बेहतर दिखता है। दृढ़ पत्थर कंगन अब गुस्से में पागल हो चुका था, लेकिन वो उस वक्त कुछ भी कह नहीं सकता था। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मूल रूप से इस आध्यात्मिक कंगन से बेहतर लग रहा था। क्या वो नहीं जानती थी कि उनका मुझे बदसूरत कहना जरूरी नहीं था? जब वो उदास महसूस कर रहा था तो शिरीन ने उसे फिर से चोट पहुंचाई और कहा, आइए, इस अनमोल कंगन को अपने स्थान पर रख दें ताकि ये आपकी भावनाओं को भी सीधा कर सके। दृढ़ पत्थर कंगन हैरान था। शिरीन को अचानक कुछ याद आया। सेनापति जी ने बेटे की हत्या का मामला बंद कर दिया है क्या? महादेव प्रताप सिंह ने सर हिलाया और कहा, इसे बंद ही माना जाना चाहिए। हालांकि सबूत उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि उन्होंने सेनापति के पुत्र को मार डाला था। इसके अलावा भारवे भाई और शशिकला दोनों ने कबूल करने से इनकार कर दिया है जेल में। इसीलिए चाहे कितनी बार न्यायाधीश उनसे पूछताछ कर ले, वो केवल इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो आपके खिलाफ साजिश रचना चाहते थे। सेना में पिछली उपलब्धियां और भगवान जी के शिष्य के रूप में आपकी स्थिति भी मामले को खत्म करने की ओर इशारा करती है। इसीलिए मेरे पिता ने बार बार मामले पर विचार करने के बाद उन्हें छोड़ देने का फैसला किया। बेशक वो सिर्फ उन्हें रिहा नहीं करना चाहते, बल्कि उन्हें निर्वासन के रूप में निर्वासित करना चाहते हैं। 3 साल तक सीमांत किले के जंगल में रहने के बाद ही वो वापस आ सकते हैं, जब वो फिर से कोई गलती नहीं करेंगे। हालांकि 12वें भाई को अब राजकुमार नहीं बनाया जा सकता है, जबकि शशिकला की एक अधिकारी से शादी नहीं की जा सकती है और अब वो हमेशा के लिए एक सामान्य औरत बनकर रह गई है। मेरे पिता करेंगे कुछ ही दिनों में इन सब का ऐलान। शिरीन चुप रह गई और नीचे देखकर एक और पानी पीने लगी। वो जानती थी कि सम्राट उन्हें वजीर श्याम सिंह की वजह से हल्के से सजा नहीं दे रहे थे, बल्कि इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि बादशाह खुद उन्हें रिहा करना चाहते थे। आखिरकार रमाकांत राव उनके बेटे थे और एक भावी राजकुमार भी। इसका परिणाम वही था जैसा कि शिरीन ने भविष्यवाणी की थी, लेकिन वो तब भी असहज महसूस कर रही थी जब वो खुद इसे सुनती थी। छोटू उस्ताद, क्या मैंने सारा अच्छे से बदला लेने के लिए शरीर की मूल मालिक की मदद कर दी है, या मैंने अभी तक इसे अच्छी तरह से नहीं किया है? शिरीन ने चुपके से दृढ़ पत्थर कंगन से पूछा। दृढ़ पत्थर कंगन ने जवाब देते समय दुखी महसूस करते हुए कहा, मुझे लगता है आपने पर्याप्त किया है, क्योंकि उसे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूल आत्मा एक बहुत दयालु लड़की थी। भले ही उसे लगे कि यह अनुचित था, वो ना तो बदला लेगी और ना ही आप पर इसका दोष मढ़ेगी और ना ही आपको चोट पहुंचाएगी। शिरीन ने एक और घूंट पानी पिया और उदासीनता से कहा, मुझे लगता है कि उसे उस दयालु आत्मा का बदला लेने में मदद करने के लिए एक मजबूत तरीका सोचना चाहिए। जाहिर है, जब मैंने शरीर को लंबे समय तक संभाला तब मैं इसके लिए सहानुभूति महसूस करने से नहीं रुक सकी। वो शिरीन क्या उसका पिछले जीवन में हो सकती है? असंभव। उनका चरित्र बिल्कुल एक जैसा नहीं था, इसी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। शिरीन ने उनके सर को हिला दिया, क्योंकि वो इस असंभव विचार को हिलाकर फेंक देना चाहती थी। वो एक धूप और गर्म मार्च का दिन था। वसंत ने पहले ही पेड़ की शाखाओं को हरे रंग में भर दिया था और शाही बागीचे में पानी पहले ही पिघलना शुरू हो गया था। पत्थरों के माध्यम से एक धारा बह रही थी और पत्थरों से जमीन तक 5 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी के कारण वहां एक गिरावट बन गई थी। गिरावट बड़ी नहीं थी, लेकिन वो अविश्वसनीय रूप से मधुर लग रही थी। पानी जब उस सफेद पत्थर से नीचे गिर रहा था तो इससे पहले कि वो अपना रास्ता काट ले, वो एक बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहा था। इस गिरावट से थोड़ी दूरी पर एक महल था जो पानी के मंडप जैसा दिखता था। ये शाही बागीचे में सबसे प्रसिद्ध स्थान था, जल संगीत भवन। ये वो जगह थी जहां सम्राट ने शिरीन के लिए विदाई रात्रि भोज का आयोजन किया था। ये एक भव्य आयोजन था जहां लगभग सभी अधिकारी और उनके परिवार आए थे। पुरुष और महिलाओं के बावजूद हर कोई तैयार था और रात का खाना खुशी और उत्साह के साथ हलचल कर रहा था। सामान्य तालिका व्यवस्था के विपरीत, जहां प्रत्येक परिवार को एक तालिका सौंपी गई थी, अभी एक बहुत ही बड़ी तालिका सी थी जहां प्रत्येक तालिका में केवल 3 व्यक्ति शामिल थे। अधिकारी एक पंक्ति में एक साथ बैठे थे, जबकि दूसरी ओर मोहतरमाएं बैठी थी। इसी बीच अधिकारियों बने उन युवा पुरुषों और युवा महिलाओं को अपनी कुर्सी खुद चुनने की अनुमति दी गई थी और इस प्रकार वो एक साथ बैठे जिनको वो अच्छे से जानते थे। शाही संवर्ती सामग्री ने जो अनुरोध किया उसके अनुसार तालिकाओं की व्यवस्था की गई ताकि युवा लोग एक साथ मिलकर एक जीवंत वातावरण बना सके। क्योंकि वो पहले पहुंचे थे, वो रात के खाने से पहले बाकी लोगों से परिचित होने लगे, इसीलिए लड़कियों की बकवास और हंसी ने माहौल को गर्म कर दिया था।
हर कोई अपनी पसंद के अनुसार बैठ सकता था, इसीलिए मेज की रचना